हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 10 लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर करेक्टरिस्टिक्स। जितनी भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनकी हमने करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है। देखो इसमें सब फर्स्ट में अवधि एंड आयुष दो स्टूडेंट्स हैं। मॉर्निंग वॉक पे गए विद देयर पेरेंट्स। उन्होंने कुछ शेल्स नोटिस किए और जैसे उन्होंने शेल्स को पिक किया उन्होंने अपने मदर को उनकी मदर उनको एडवाइस करती है और बताती है कि लिविंग स्नेल होते हैं इनके अंडर और एक इनके बॉडी का पार्ट ही होता है। और फिर वो दोनों जो अवधि और आयुष थे उनके अंदर क्यूरियोसिटी जनरेट होगी कि लिविंग बीइंग इनसाइड द शेल मतलब। और फिर उन्होंने अपने टीचर को अप्रोच किया और टीचर आफ्टर अप्रोचिंग द टीचर उन्होंने डिस्कशन स्टार्ट कर दी लिविंग और नॉन लिविंग की। जैसे ही लिविंग और नॉन लिविंग की डिस्कशन स्टार्ट की तो हमारी बुक में फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया, व्हाट सेट्स द लिविंग अपार्ट फ्रॉम द नॉन लिविंग। क्या चीज़ लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग चीज़ से डिफ्रेंशिएट करती है, ये टॉपिक है। और कुछ क्वेश्चंस अराइज हो गए इसके बेसिस पे कि क्या आप सोचते हो कि पेंसिल नॉन लिविंग है, पिजन लिविंग है, डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, और सिमिलैरिटीज़ क्या है लिविंग बीइंग्स की, और कैसे उनके मूवमेंट पे बेसिस पे भी हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन अराइज कर दिया, ऐसे तो कार भी मूव करती है तो कार को भी हम लिविंग थिंग्स को एग्जिस्टेंस दे सकते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है इनकी डिफ्रेंशिएट करना हो तो नॉन लिविंग थिंग्स को और लिविंग थिंग्स को। जैसे ही ये करना क्वेश्चन स्टार्ट हुए कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, तो देखो इनमें सबसे पहले हम ये क्वेश्चन डिफरेंट उन्होंने कहा कि 5 मूवमेंट के बेसिस पे अगर हम डिफ्रेंशिएट करते तो मैनी थिंग्स है लाइक प्लांट्स भी है, वो भी तो नहीं मूव करते, क्या उनको हम नॉन लिविंग थिंग्स कंसिडर कर सकते हैं। एनिमल्स हो गए वो भी अपने आप मूवमेंट नहीं करते। तो डिफरेंट क्वेश्चंस जनरेट हो गए। तो उन्होंने जैसे इसके बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट किया तो देखो कैसे क्वेश्चन स्टार्ट हुए। इवन दो प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दे डू शो सर्टेन टाइप ऑफ मूवमेंट्स। अब एक एग्जांपल दे रखी है, ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स। कहते हैं जैसे एक फ्लावर्स की ओपनिंग होती है ये भी एक मूवमेंट है प्लांट्स में। अनदर एग्जांपल ऑफ मूवमेंट इन फ्लावर्स इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की एग्जांपल दे रखी है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर वो होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं इंसेक्ट्स पे, उनका खाना ही न्यूट्रिशन ही इंसेक्ट्स होता है। और एक ड्रोसेरा इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ड्रोसेरा की एग्जांपल इसकी तो पिक भी बता रखी है। और इसके फीचर्स होते हैं, इसके जो लीव्स होते हैं वो सॉसर शेप लीव्स होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, अनइक्वल लेंथ एंड स्टिकी विद स्टिकी एंड्स। और वेन एवर एन इंसेक्ट एंटर्स द सॉसर हेयर्स मूव इनवर्ड। जैसे इंसेक्ट उसके अंदर आता है वो हेयर अपने आप को इनवर्ड मूव कर लेते हैं एंड ट्रैप द इंसेक्ट्स विद देयर स्टिकी एंड्स, और इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर। ट्राई टू ऑब्जर्व द मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट इन अदर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। जो क्लाइंबर्स होते हैं वो भी विंड करते हैं देमसेल्व्स अराउंड एनी ऑब्जेक्ट प्लेस क्लोज टू देम। क्लाइंबर्स टाइप के जो प्लांट्स होते हैं ना वो भी अपने आप को ऐसे क्लोज करके किसी ऑब्जेक्ट के साथ मूव करते हैं। दैट मीन्स इवन दो प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दे डू शो सम मूवमेंट्स। चाहे वो एक दूसरे के अराउंड मूवमेंट नहीं करते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स चलते फिरते हैं, लेकिन वो भी मूवमेंट शो करते हैं। कंपेयर योर सेल्फ विद द पिक्चर ऑफ योर चाइल्डहुड। कहते हैं अगर हम अपने चाइल्डहुड की पिक्चर देखें, जब हम 1 ईयर ओल्ड थे तो हमारी ग्रोथ डिफरेंट थी, हमारा साइज़ डिफरेंट था, हमें डिफरेंट क्लोथ्स आते थे। अगर हम 4 ईयर्स के ओल्ड हुए तो हमारी ग्रोथ और ज़्यादा होगी और हमें डिफरेंट क्लोथ्स आने लगे। अब ये देखो यहाँ पे पॉइंट स्टार्ट हो गया, दिस इज़ ड्यू टू द ग्रोथ इन योर बॉडी। हमारा जो लार्जर साइज़ हुआ, कोई 5 फीट 7 फुट का है, कोई 4 फीट का है, कोई 3 फीट का है। डिफरेंट जो हाइट्स है डिपेंड्स ऑन द लिविंग बींग्स की जितनी भी है वो हाइट कैसे करती है। पहला फैक्टर है ग्रोथ, बॉडी के अंदर ग्रोथ होता है। प्लांट्स एंड अदर लिविंग बींग्स ऑल्सो ग्रो। प्लांट्स भी एक सीड ग्रो करते हैं और फिर वो उनकी भी हाइट ग्रो होती है। कैन वी कंसिडर ग्रोथ एज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। अब देखते हैं, पढ़ते हैं। लिविंग बींग्स नीड फूड न्यूट्रिशन फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो लिविंग बींग्स होते हैं उन्हें फूड चाहिए होता है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, जो भी उनकी बॉडी होती है।
जेनेटिकली फैक्टर तो होते ही हैं, पर ग्रोथ है के लिए फूड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, न्यूट्रिशन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज. नाउ थिंक ऑफ अ प्रोसेस विदाउट विच वी कैन नॉट लिव. फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, हमें ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है. सेकंड क्वेश्चन अराइज हो गया कि हमें देखो रेस्पिरेशन, ब्रीथ, जो हम सांस लेते हैं ना, ब्रीथ, रेस्पिरेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जो भी है, जितने भी ह्यूमन बींग्स है, अगर हमें ये एयर इनसाइड इनहेल नहीं करेंगे तो हम कोई भी लिविंग बींग्स जिंदा नहीं रह सकता. सो सेकंड प्रोसेस इज, in the process of breathing, when we inhale, the air moves from outside to inside our body. When we breathe out, the air moves from inside our body to outside. इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीथिंग. इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन. इसका नाम है रेस्पिरेशन. जितने भी सांस हम लेते हैं इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन. डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर? देखो, जैसे हम ह्यूमन बींग्स रेस्पिरेशन का नाम दिया है, उनमें भी जो प्लांट्स होते हैं उनमें एक लीव्स पे ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, उनको स्टोमेटा बोलते हैं. और जो पोर्स होते हैं ये हेल्प करते हैं उनके एयर इन और आउट करने में. जो लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं उनके थ्रू वो, जैसे हमारे नोज़ होती हैं, नॉस्ट्रिल्स होती हैं, वैसे ही प्लांट्स में लीव्स में स्टोमेटा होता है, वो एयर इन और आउट करता है. और कहते हैं जैसे हम एयर इनहेल और एक्सहेल करते हैं, इन द सेम वे और एक्सक्रीशन भी होता है हमारे बॉडी के थ्रू. लिविंग बींग्स जैसे रेस्पिरेशन करते हैं स्वेट के थ्रू, हमारे जितने भी स्वेट आता है उसको हम वाटर एंड सॉल्ट का जो बना होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट होता है हमारी बॉडी के अंदर, एक्सक्रीशन होता है. यूरिन इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रीशन इन एनिमल्स ऑल्सो, इन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हो रहा है, कुछ और करेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं. हम कुछ और करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की. व्हाट इज़ योर रिएक्शन इफ़ यू अनएक्सपेक्टेडली स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट सच एज थॉर्न? एकदम से अगर हमारे पैर में कांटा चुभ जाए तो हमें कुछ, देखो, रिएक्शन आता है ना शूज़ में. और हम एक्सीडेंटली अगर कप और हॉट कुछ भी हमारे बॉडी के अंदर कुछ भी सेंसिटिविटी होती है, कुछ भी कांट हॉर्न अगर हमें हॉट ऑब्जेक्ट हमारे बॉडी के अंदर लग, फॉर एकदम से जो हमारे बॉडी को सेंसिटिविटी फील होती है उसको बोलते हैं हम रिस्पॉन्स. उस रिस्पॉन्स को बोलते हैं स्टिमुलस. एनीथिंग और एनी इवेंट दैट प्रॉम्प्ट्स लिविंग बींग्स टू रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड अ स्टिमुलस. उस चीज़ को क्या बोलते हैं? स्टिमुलस. लिस्ट 3 स्टिमुलाई. स्टिमुलाई इसका प्लूरल है, स्टिमुलस का प्लूरल फॉर्म स्टिमुलाई है. एंड योर बॉडीज इंस्टेंट रिस्पॉन्स टू देम. प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड. प्लांट्स में भी स्टिमुलस होता है. प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. फॉर एग्जाम्पल बता रखे, टच मी नॉट. ये जो छुई मुई का प्लांट होता है ये अपने लीव्स को ऐसे अंदर फोल्ड कर लेता है जैसे उन्हें टच करते हैं. हैव यू ऑल्सो ऑब्जर्व दैट सर्टेन प्लांट्स फोल्ड देयर लीव्स आफ्टर सनसेट? कुछ ऐसे लीव्स होते हैं, हमने ऐसे ऑब्जर्व किया है कि कुछ लीव्स ऐसे भी है जो सनसेट के बाद अपने लीव्स को फोल्ड कर लेते हैं. दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन स्लीपिंग लीव्स ऑफ आंवला. ये एग्जाम्पल उन्होंने बता रखी है कि एक आंवला होता है. ऑल लिविंग बींग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हो रहा है, हैव यू सीन यंग वंस ऑफ कैट्स, डॉग्स और अदर एनिमल्स? हमने देखा है ना कि कैट्स जितने भी यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं, और एनी नॉन लिविंग थिंग्स सच एज पेंसिल, अ चेयर और इलेक्ट्रिक बल्ब. नॉन लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस नहीं करते लेकिन लिविंग बींग्स प्रोड्यूस करते हैं. और जो जितने भी लिविंग बींग्स प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, उसका नाम दिया हुआ है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू वंस ऑफ वंस ओन काइंड. मतलब सेम अपने जैसे ही प्रोड्यूस करते हैं, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्यों ज़रूरी है? इट इज़ नेसेसरी फॉर द कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ. इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लाइफ की कॉन्टीन्यूटी के लिए ये ज़रूरी है. व्हेन अ लिविंग बींग्स इज नॉट एबल टू एग्जिबिट ऑल द अबव मेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज needed for being alive, it is said to be dead.
और इन्होंने क्या करेक्टरिस्टिक्स बता रखी है लिविंग बींग्स की. फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन अंडरस्टैंड ऑल लिविंग बींग्स शेयर सम कॉमन करेक्टरिस्टिक्स. जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑल लिविंग बींग्स शो मूवमेंट. जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं. और दे नीड फूड एंड दे ग्रो. फॉर ग्रो के लिए उनके ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए होता है, रेस्पिरेशन चाहिए होता है, रिप्रोड्यूस करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई, एंड इवेंचुअली डाई. और उनका अगर बॉर्न है तो वो डाई भी होते हैं. एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ दीज फीचर्स इंडिकेट दैट दे आर नॉन लिविंग थिंग्स. अगर किसी के अंदर ये फीचर्स नहीं है तो दैट मीन्स वो चीज़ क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स. ये हमने सारी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली लिविंग बींग्स की. अब ये देखो उन्होंने बता रखा है एसेंशियल कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन ऑफ ए सीड. अब सीड से कैसे प्लांट बनता है? अब जर्मिनेशन, उसको देखो, सीड को ग्रो करने के लिए उसको नाम दिया हुआ है जर्मिनेशन. अब देखो इन्होंने इस फिगर में देखो, अब ये देखो टॉपिक ही है कि क्या कंडीशंस चाहिए होती है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. अब ये एग्जांपल फिगर 10.1 में शो कर रखा है. देखो 4 डिफरेंट कंडीशंस बता रखी है. ए पोर्ट में जो केप्ट किया है, जो सीड लगा रखे हैं, इनडायरेक्ट सनलाइट, नो वाटर, सन ओनली सनलाइट की प्रेजेंट में जो है सीड जर्मिनेशन की प्रोसेस बता रखी है. बी पोर्ट में डायरेक्ट सनलाइट तो है विद एक्सेस वाटर. सनलाइट तो है, साथ में एक्सेस वाटर आ गया सेकंड कंडीशन. थर्ड कंडीशन बता रखी है विद मॉइस्ट सोल केप्ट इन द डार्क. सनलाइट को अब रिमूव कर दिया, डार्क में सीड जर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर दी. डी वाले पार्ट में विद मॉइस्ट सोil केप्ट इन डायरेक्ट सनलाइट. मॉइस्ट सॉइल भी है और सनलाइट भी है. 4 डिफरेंट कंडीशंस बता रखी है इस जो फिगर है उसी को आगे इन्होंने एक्सप्लेन करके बता रखा. ये देखो पोर्ट ए में जो यहाँ पे भी फिगर में लिखा है उसी को यहाँ पे, डू नॉट वाटर द सॉइल, प्लीज द पोर्ट इन डायरेक्ट सनलाइट. पोर्ट बी में भी बता रखा है कि एक्सेस वाटर टू द सॉइल इज ऑल्सो प्रेजेंट. पोर्ट सी में भी बता रखा है स्लाइटली मॉइस्ट, मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर. पोर्ट डी में भी बता रखा है एडिंग अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अ रेगुलर बेसिस. सारी चीज़ें बता रखे हैं कि क्या क्या कंडीशंस किस किस के बेसिस पे चारों वो बता रखा है. अब इसमें बता रखा है देखो क्या चाहिए होता है. एयर, सनलाइट एंड वाटर फॉर द सीड्स इन ईच ऑफ दीज केसेस. हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है? एक तो एयर की रिक्वायरमेंट, एक सनलाइट की रिक्वायरमेंट, एक वाटर की रिक्वायरमेंट है सीड जर्मिनेशन के लिए. कहते हैं व्हेन सीड टर्न्स इनटू अ स्प्राउट, जैसे स्प्राउट्स बन जाते हैं, इट इज़ सेड टू हैव ए जर्मिनेटेड. इसको बोलते हैं जर्मिनेशन. अभी ये देखो इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चंस बता रखे हैं कि क्या क्या चाहिए होता है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए. क्वेश्चन पूछ रखे हैं क्या होगा अगर सीड्स को एयर और वाटर मिलेगा, क्या रीजंस क्या हो सकते हैं, क्या उनके मतलब एब्सेंस ऑफ कंडीशंस. ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बता रखे हैं कि एयर, वाटर, सनलाइट सीड जर्मिनेशन के लिए एसेंशियल कंडीशंस है या नहीं. अब वो हम पढ़ते हैं. ये देखो जर्मिनेशन बीन सीड बता रखा है कैसे उसका स्प्राउट एम्ब्रायो की फॉर्म में बाहर आ रखा है, एक सीड कोट की फॉर्म बता रखा है. लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दीज कंडीशंस हेल्प इन सीड जर्मिनेशन. ये कंडीशंस बता रखी हैं वन बाय वन. देखो वाटर सीड्स रिक्वायर्ड वाटर फॉर जर्मिनेशन, वाटर इनेबल्स द सीड टू कैरी आउट. उसका बता रखी है उसकी प्रॉपर्टी फॉर ग्रोथ के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है. उसकी कवरिंग के लिए, उसके सीड कोट के लिए वाटर सॉफ्ट, उसको सॉफ्ट बना देता है. और उसके टाइनी जो एम्ब्रायो इनसाइड वो उसको डेवलप करने में प्लांट की हेल्प करता है वाटर. एयर का क्या काम है? एयर एंड सॉइल, उसके एयर जो जर्मिनेशन के लिए चाहिए होती है. एयर जो स्पेसेस सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उसमें बहुत ही उसके रूट्स को ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है एयर. और जो लाइट और डार्क कंडीशंस की बात कर रखी है उसमें जो सीड्स होते हैं लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ, जो सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं वो लाइट उन्हें चाहिए होती है फॉर द ग्रोथ ऑफ द सीडिंग. उनकी ग्रोथ के लिए लाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और डार्क कंडीशंस जो भी चीज़ें हैं, सनलाइट इज़ द बेस्ट फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स. ये सब बता रखा है कि किसका क्या, एयर का, वाटर का, सनलाइट का क्या काम है और डार्क का क्या काम है. और एक देखो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रखा है some seeds of flowering plants like colliers and petunia
रिक्वायर लाइट टू जर्मिनेट, इन्हें लाइट की प्रेजेंस में ही जर्मिनेट होते हैं। कवरिंग दीज सीड्स विद सॉइल इनहिबिट्स देयर स्प्राउटिंग। सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक कैलेंडुला एंड जीनिया नीड्स डार्कनेस टू जर्मिनेट, इन्हें डार्कनेस चाहिए होते। दीज सीड्स शुड बी कवर्ड विद सफिशेंट सॉयल, ये जो सीड्स होते हैं ये सफिशेंट सॉयल से कवर्ड होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया, देखो ग्रोथ एंड मूवमेंट इन प्लांट्स। जो अब पहले सीड की बात होगी, अब कैसे ग्रोथ होती है और मूवमेंट होती है प्लांट्स में। अब देखो उन्होंने क्वेश्चन अराइज कर रखा है कि कैसे प्लांट सनलाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं, सनलाइट की डायरेक्शन अफेक्ट करती है, सनलाइट से उसकी डायरेक्शन अफेक्ट करती है प्लांट की ग्रोथ की, और क्या उसके रूट्स पे डायरेक्शन, और शूट प्लांट की उसकी मूवमेंट इन्वर्टेड अगर कर दें, हाउ वुड यू डिज़ाइन एन एक्टिविटी। एक्टिविटी के थ्रू इनके आंसर देंगे तीनों क्वेश्चन के, कि सनलाइट में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ग्रोथ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स कैसे, अगर डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ उसकी अगर उसको सनलाइट को अफेक्ट करे तो उसको कैसे, इन तीनों के अब एक्टिविटी के थ्रू हम आंसर करेंगे इस क्वेश्चंस के। अब ये देखो तीनों क्वेश्चंस हैं, ये बता रखा है पहले ए में बता रखा है, अपराइट प्लांट केप्ट इन सनलाइट फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। और दूसरा है इन्वर्टेड प्लांट केप्ट इन सनलाइट फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। और थर्ड में कंडीशन में बता रखा है अपराइट प्लांट केप्ट इन सनलाइट फ्रॉम वन डायरेक्शन। देखो तीनों साइड्स में बता रखा है, अब कैसे कैसे उनके डायरेक्शन है। पहले में देखो जो प्लांट सनलाइट के डायरेक्शन में है उसका बता रखा है कि उस वो कैसे अपलिफ्ट हुआ है। और जो इन्वर्टेड प्लांट है उसकी देखो कैसे डायरेक्शन उसकी डाउनवर्ड कैसे शो कर रखी है। और जो जो एक वन ही डायरेक्शन में ओनली किसी कंटेनर के अंदर प्लांट ग्रो कर रहा है उसकी डायरेक्शन बता रखी है, इनर व्यू ऑफ द बॉक्स। ये सारा इस थ्योरी में लिखा हुआ है। अब ये देखो एक साइंटिस्ट है जगदीश चंद्र बोस, वाज एन एक इंडियन साइंटिस्ट है, और ये बता रखे हैं एक एक्सपेरिमेंट के बारे में, प्लांट के बारे में, कैसे इन्होंने एक मशीन बिल्ट की है कॉल्ड अ क्रेस्कोग्राफ, रिकॉर्ड करने के लिए कैसे प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई, जो भी उन्हें स्टिमुलस देते हैं, लाइक लाइट हो गया, हीट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ग्रेविटी हो गया। और अपनी मशीन उसके लिए मेजर करने के लिए कि हाउ प्लांट्स फास्ट ग्रो। ही ऑल्सो शोड दैट प्लांट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट। अब देखो लाइफ साइकिल प्लांट का अब हम स्टडी कर रहे हैं, कैसे एक सीड से कैसे प्रॉपर उसकी ग्रोथ होती है, एक प्लांट की फॉर्म होती है। ये डायग्राम में भी शो कर रखा है। स्टेज वन सीड है, फिर स्टेज टू स्टेज जर्मिनेशन करवाते हैं, स्टेज थ्री उसकी अपेयरेंस ऑफ लीव्स, उसके लीव्स ग्रो करते हैं। स्टेज फोर में अपेयरेंस ऑफ फ्लावर्स, फोर्थ स्टेज में उसके फ्लावर्स की अपेयरेंस होती है। स्टेज फाइव में अपेयरेंस ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स आ जाते हैं जो भी एडिबल हम खाते हैं। और लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है प्लांट की, जैसे उसके फ्रूट्स आ जाते हैं, फ्रूट को हम खा कंज्यूम कर लेते हैं, पॉड विद सीड्स, सीड्स के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। एक रिवर्सिबल साइकिल है, ये पूरा साइकिल लाइफ साइकिल बता रखा है। और इसी को इन्होंने थ्योरी पार्ट में बता रखा है, सीड ग्रो इनटू अ यंग प्लांट एंड मैच्योर्स टू प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट। द फ्रूट इन दिस केस आ pod contains seeds which give rise to a new generation of bean plant। सारा वही बता रहे हैं, द एंटायर प्रोसेस फ्रॉम ए सीड टू अ प्लांट एंड देन टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सीड्स इज कॉल्ड द लाइफ साइकिल। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स। लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स के बारे में बता रखा है, लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो। इसमें हमने पढ़ना है एनिमल्स के बारे में, कि जैसे हमने प्लांट के लाइफ साइकिल का पढ़ा कि पहले सीड की जर्मिनेशन होती है, आफ्टर सीड की जर्मिनेशन के बाद हमने वो पढ़ा कि कैसे पूरा सीड से कैसे उसमें फ्रूट पल्प उसको फर्दर उसका प्रॉपर लाइफ साइकिल पढ़ा। अब इसमें हमने पहले मॉस्किटो का पढ़ रहे हैं। मॉस्किटो में देखो इसका क्या होता है, लार्वा एंड पुपा ऑफ मॉस्किटो इन स्टेज स्टैगनेंट वाटर बॉडी। जितने भी स्टैगनेंट वाटर होता है ना, उसमें वाटर जो प्रेजेंट होता है उसमें ये इनका होम होता है।
मॉस्किटो का जो होम होता है, मतलब जो भी है डिजीजेस या मॉस्किटो बिल्डअप होते हैं, इनका ग्रोइंग होम ही स्टैग्नेंट वाटर होता है। और जो इतना भी लाइक हम मॉस्किटो, अभी इन्होंने वही क्वेश्चन पढ़ रखा है, जो फीमेल मॉस्किटो है ये ट्रांसमिट करते हैं सेवरल डिजीजेस लाइक मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। और न्यूज़पेपर में भी हम पढ़ते हैं अवेयरनेस कैंपेन ऑफ द मॉस्किटो। अब वो ये एडवाइस कर रहे हैं कि स्टैग्नेंट एनीवेयर अगर हमारी सराउंडिंग में है तो उसको खड़ा नहीं करना चाहिए, उसके लिए कुछ यूजफुल मेजर लेने चाहिए। ये से डज स्टैग्नेंट वाटर हैव एनी रिलेशन विद मॉस्किटो लेइंग एग्स। अब वो ही बता रहे हैं। एक देखो, सेफ्टी अडल्ट ऑडिट इन योर स्कूल एट योर होम सराउंडिंग टू चेक फॉर स्टैग्नेंट वाटर। Some common places where stagnant water is likely to gather are desert cooler। सबसे ज़्यादा जो इनका होम होता है, जो हमारे कूलर्स होते हैं, प्लांटेड पोट्स होते हैं, वहाँ पे पानी होता है। एनी ओपन कंटेनर, कोई भी ओपन कंटेनर है वाटर वाला, वहाँ पे पानी होता है। वहाँ पे ये मॉस्किटोज फाइंड आउट होते हैं। यू में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉर्म लाइक क्रिएचर्स होते हैं, दे आर लार्वा एंड पुपा। इनमें क्या होता है, एक लार्वा होता है, एक प्यूपा होता है। टू डिस्टिंक्ट लाइफ स्टेजेस होते हैं, इनकी लाइफ की स्टेजेस होती हैं ये। डेवलपमेंट ऑफ मॉस्किटो, लार्वा से प्यूपा बन जाता है। जैसे हम पहले हमारे ओल्ड वंस होते हैं, फिर यंग वंस बन जाते हैं, फिर ओल्ड एज आती है। सॉरी, पहले हम किड्स होते हैं ना, एक टॉडलर्स होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, टॉडलर्स होते हैं, फिर यंग वंस होते हैं, फिर ओल्ड वंस बन जाते हैं। वैसे ही इनकी लाइफ की स्टेज है लार्वा एंड प्यूपा। और ये देखो डिफरेंसेस इसमें पूरे डायग्राम में भी बता रखा है लार्वा और प्यूपा के बारे में। वाटर बॉडीज के कांटेक्ट में आकर ये वाटर सरफेस के, और ये रिपीट करता रहता है। और जैसे रेपिटेशन होती है, ये मल्टीपल मॉस्किटो जनरेट कर देता है अपने सरफेस विद द कांटेक्ट ऑफ एयर। अब ये देखो एक नोट बता रहे हैं, केरोसिन ऑयल फॉर्म्स अ थिन लेयर ओवर द वाटर सरफेस। दिस लेयर सेपरेट्स द वाटर फ्रॉम एयर एंड डज नॉट अलाउ लार्वा एंड प्यूपा टू इनहेल एयर। केरोसिन ऑयल से हम इन चीज़ को प्रोटेक्शन शो कर सकते हैं। वो देखो इसका पूरा लाइफ साइकिल बता रखा है मॉस्किटो का। स्टेप 1 में बता रखा है वाटर कंटेनर विद मॉस्किटो। स्टेज 1 देखो, पहले एग होती है। स्टेज 2 लार्वा होता है। पहले एग ले करते हैं, फिर लार्वा बनता है, फिर लार्वा से स्टेज 3 में प्यूपा बनता है। प्यूपा से फिर अडल्ट मॉस्किटो की फॉर्मेशन हो जाती है। वही उन्होंने स्टेप्स में बता रखा है कि कैसे कैसे वाटर कंटेनर में मॉस्किटो एक लार्वा एंड प्यूपा की जनरेशन होती है। फिर 4-5 दिन में लार्वा एंड प्यूपा दो सेपरेट कंटेनर्स में सेम वाटर में एग्जिस्ट कर देते हैं। फिर एवरी डे अंटिल आई सी द चेंजिंग, वही प्रोसेस बता रखा है इसका पूरा लाइफ साइकिल, कि मॉस्किटो कैसे स्टेजेस में उनके लाइफ साइकिल्स में बता रखा है कि कैसे एग्जिस्ट करता है, कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। हमने ये देखो, वी हैव सीन दैट मॉस्किटो बिगिन इट्स लाइफ एज एन एग। स्टेज 1 एग में बनता है। एग डेवलप्स इनटू लार्वा स्टेज 2 में होता है। द लार्वा ग्रोज इनटू प्यूपा स्टेज 3 में हो जाता है। एंड द प्यूपा ट्रांसफॉर्म्स इनटू एन अडल्ट मॉस्किटो 4 में हो जाता है। द अडल्ट फीमेल मॉस्किटो लेज एग्स डायरेक्टली ऑन अ और नियर वाटर एंड द साइकिल कॉन्टिन्यूज। कोई भी वाटर है, ओपन वाटर है, वहाँ पे ये साइकिल कंटिन्यू करता रहता है। सिग्निफिकेंट चेंजेस आ जाते हैं इनके अपीयरेंस में, बॉडी शेप में, स्ट्रक्चर में ड्यूरिंग द वेरी स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्किटो। द शेप ऑफ द एग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द लार्वा। द लार्वा अपीयर्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्यूपा। जो लार्वा है, जो इनकी स्टेजेस होती है, वेरी डिफरेंट होती है फ्रॉम द प्यूपा स्टेज से। प्यूपा अपीयर्स वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ऑडिट मॉस्किटो। अब ये देखो इन्होंने एक बहुत ही पॉइंट बता रखा है प्यारा। सिल्क मोथ ऑल्सो पासिस थ्रू 4 लाइफ स्टेजेस। सिल्क मोथ की भी एग्जाम्पल बता रखी है। इसकी लाइफ की 4 स्टेजेस होती है, एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। एग हैचेज इनटू लार्वा विच देन ग्रो इनटू साइज। जैसे उनका साइज इंक्रीज होता है, वो लार्वा सिक्रीटेड थ्रेड लाइक मटीरियल्स विच दे रैप अराउंड देमसेल्व्स। वो थ्रेड अराउंड अपने अराउंड रैप कर लेता है, उससे चेंज हो जाता है प्यूपा। दीज आर द फाइबर्स दैट आर यूज टू मेक सिल्क फैब्रिक। इससे ही सिल्क का फैब्रिक बनते हैं। इन इंडिया द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन हैज सेट अप सेवरल सेंटर्स फॉर सिल्क प्रोडक्शन। हमारी जो खादी इंडस्ट्रीज हैं वो ही सेटअप करती है सेवरल सेंटर्स फॉर सिल्क प्रोडक्शन। अब नेक्स्ट है लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। फ्रॉग का लाइफ साइकिल बता रखा है। अब देखो, जैसे हमने पहले मॉस्किटो का लाइफ साइकिल बताया कि उसकी कौन कौन सी लार्वा और प्यूपा स्टेजेस होती हैं। अब ये देखो इसमें क्या बता रहे, A B C D E F, इसकी कितनी स्टेजेस बता रखी हैं।
और इनको आगे एक्सप्लेन भी कर रखा है। ये देखो स्टेज 1 में स्पॉन होता है, स्टेज 1B में एम्ब्रायो के डे 1 में देखो एक स्पॉन की फॉर्म में होता है, जैसे वहाँ पहले एग्स बोलते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में, अब यहाँ पे स्पॉन बोलते हैं। डे 3-4 में एक एम्ब्रायो बिल्डअप हो जाता है। फिर स्टेज 2 में डे 7 और 10 में एक टेडपोल विद टेल की आउटकम हो जाती है। स्टेज 2B में टेडपोल विद लेग्स 8 to 10 वीक्स के अंदर वो टेडपोल विद लेग्स आ जाता है। स्टेज 3 में फ्रॉगलेट 12 वीक्स की फॉर्म हो जाती है, फ्रॉगलेट। और स्टेज 4 में अडल्ट फ्रॉग 14 वीक्स का होता है। ये देखो इसकी सारी प्रोसेस इनसाइड वाटर होती है, बट जैसे वो 12 वीक्स का हो जाता है, आफ्टर 14 वीक्स वो लैंड पे भी आ जाता है, वाटर में भी चला जाता है। लाइक ये स्विम में करता है और लैंड पे भी आ जाता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द पार्ट ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, ये बता रहे हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स एक लिविंग वर्ल्ड का पार्ट है। दे गो थ्रू वेरियस चेंजेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर लाइव्स। वी हैव लर्न दैट टाइनी प्लांट ग्रोज एंड डेवलप्स इनटू अ बिग ट्री। जैसे ह्यूमन बींग्स ग्रो करते हैं 1 years 2 years, ऐसे ही प्लांट्स में भी सेम प्रोसेस होती है, वो भी एक बिग ट्री का फॉर्मेशन ले लेते हैं। ये जर्नी वेरीज करती है एनिमल्स की यूनिक एंड स्पेशल फॉर्म में। pupa change into insects and tadpoles change into frogs. Such changes are important for plants and animals. ये जो changes होते हैं important होते हैं plants और animals के, to survive and to maintain continuity for their kind. We should also take care of them for their homes by nurturing and preserving their homes. We contribute to the flourishing living world. हमें contribute करना चाहिए। और ये देखो अब हम इसमें क्या समरी में क्या पढ़ के आए हैं। जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं अराउंड अस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। आज जो भी ऑब्जेक्ट्स है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, लिविंग्स एंड नॉन लिविंग। Essential features of living beings: they move, eat, grow, breathe, excrete, respond to stimuli, reproduce and die. Absence of any of these features indicate that they are not living. अगर एक भी फीचर मिसिंग है तो क्या बोलते हैं हम उसे, नॉट लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आ जाता है। ईच लिविंग बीइंग गोज थ्रू सेवरल स्टेजेस ड्यूरिंग इट्स लाइफ। उसके मल्टीपल स्टेजेस होती है लाइफ की लिविंग बींग्स की। अब हमने उनमें सबसे पहले पढ़ा जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, और उसमें डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कैसे अवेलेबल है, एयर कैसे, एंड सूटेबल लाइट एंड और डार्क कंडीशंस है, कौन सी कंडीशंस अप्लाइड है। ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड्स रूट जनरली ग्रो डाउनवर्ड्स, वेल शूट्स ग्रो अपवर्ड। अगर उनको अपवर्ड शूट किया जाए तो उनके रूट्स डाउनवर्ड ग्रो कर जाते हैं। अ प्लांट्स लाइफ साइकिल स्टार्ट्स विद सीड जर्मिनेशन फॉलोड बाय सेवरल स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट का भी हमने लाइफ साइकिल पढ़ा है, कैसे उनके फ्लावरिंग आती है, सीड प्रोडक्शन होती है, सीड प्रोड्यूसर ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल वुड जर्मिनेट इनटू few new plants and the cycle continues. Next is life cycle of an animal as a result of reproduction with newborn that। अब जैसे रिप्रोडक्शन की भी बात की है, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, कैसे स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलोड बाय एन अडल्ट स्टेज, एंड फाइनली क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन मेंटेन्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ इट्स काइंड। नेक्स्ट हमने पढ़ा मॉस्किटो। मॉस्किटो का लाइफ साइकिल पढ़ा, वो कितनी स्टेजेस से आता है, एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, फिर उससे एडल्ट बनता है। द लाइफ स्टेजेस ऑफ ए फ्रॉग इंक्लूड्स एग टाइपोज इन सम लिविंग बींग्स सच एज मॉस्किटोज एंड फ्रॉग्स। उसके बाद मॉस्किटो और फ्रॉग्स का हमने लाइफ साइकिल पढ़ा, वो भी कितनी लाइफ साइकिल कितनी स्टेजेस आती है। दिस चेंजेस कैन बी सीन इन बॉडी शेप, उसमें कैसे उनकी बॉडी की शेप चेंज होती है, स्ट्रक्चर चेंज होती है, समटाइम्स इवन द हैबिटेट भी चेंज कर देते हैं फ्रॉग। और उसका देखा ना मॉस्किटो कहाँ पे वो रहते होते हैं, फिर वो वाटर के आउटसाइड भी चला जाता है। थैंक यू, दैट्स ऑल।